हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हैं कि बोर्ड पर सेट थ्योरी लिखा हुआ है और इसके वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बोर्ड पे पहले ही लिखे जा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि गोल, उद्देश्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं सेट थ्योरी, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। क्लास 11 अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके लिए 10 आप लोगों का हो चुका है और 11, 12 ये 2 साल बेस है। अगर आपका ये बेस अच्छा हो जाता है, आप अच्छा नॉलेज ले लेते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है, तो आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल सकता है। अब चाहे वो IIT हो या फिर एम्स हो या फिर जो भी हो, ये सब जो हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के हैं उसमें, या फिर जो अच्छे यूनिवर्सिटी ऐसे जनरली BSc BA ये सब के लिए होते हैं, तो इसमें हमारा एडमिशन हो सकता है। तो टॉप के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए हमारा मार्क्स भी अच्छा होना चाहिए और नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो हम अपने नॉलेज और मार्क्स को बेहतर बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं। और जैसे गोल, आदमी को गोल फिक्स करना चाहिए, लेकिन गोल पर ही सोचते हुए नहीं रहना चाहिए। आदमी को एक्शन लेना चाहिए। जैसे वीडियो है, वीडियो बनाना है, तो इस पे एक्शन लेने से काम होगा। आपको पढ़ना है तो ये सोचने से सिर्फ गोल फिक्स कर लेते हैं कि हमको 12 में 90% मार्क्स चाहिए या IIT में सिलेक्शन चाहिए, तो ये सिर्फ सोचने से, और फिर सोचते रहेंगे कि मेरा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इससे काम नहीं होगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा कि रोज़ हम इतना स्टडी करेंगे और अपने आप को उस प्रोसेस पे फोकस कर देना है। अगर प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो हम लोगों का प्रोसेस होते जाएगा। लाइफ में बहुत सा चीज़ होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सा चीज़ होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो रिजल्ट वैसा चीज़ है जो कई चीज़ पर निर्भर करता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस को बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रयास करना है कि रोज़ कम से कम 10 घंटा मिनिमम स्टडी हो पाए। इसके लिए एक शेड्यूल बना लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, उसमें शेड्यूल लिखिए और उस डायरी को हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप शेड्यूल से डेविएट ज़्यादा नहीं हो पाइए। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसके कारण डेविएशन हुआ, फिर डायरी आपके पास है और आप वापस आ सकते हैं। मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए डेविएशन हो गया, ठीक है, 4 घंटे के बाद तो दिन में जो हमारा शेड्यूल है उसको हम फॉलो करेंगे। तो हमको अपने शेड्यूल को फिक्स रखना है। उसको सुबह उठ के या रात को सोने से पहले एक बार ट्राई करना है कि रात को सोने से पहले ही हम अपने अगले दिन को प्लान कर लें। अगर हम अगले दिन को प्लान करके, और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। पहले प्लानिंग होना चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और अगर ये एग्जीक्यूट आप 70-80% भी कर देते हैं तो आपका लाइफ धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने फ्यूचर को नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपने हैबिट को अच्छा कर सकते हैं। और अगर अच्छा हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि हाँ हम रोज़ 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो जो अच्छा हैबिट है वो हमारे फ्यूचर को अच्छा कर देगा। तो अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो हम लोगों को अपने हैबिट को अच्छा करना पड़ेगा, और इसके लिए मिनिमम 10 आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है। आप देखिएगा कि जब आप हर सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो 10 आवर जो है, 10 आवर्स, ये भी आपको कम पड़ेगा। तो मिनिमम 10 रिक्वायर्ड है, तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आपको महसूस होगा कि 11, 12 में की पढ़ाई जो है 9, 10 की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, इसलिए ज़्यादा एफर्ट डालना है। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जैसे आपका टॉपिक है सेट थ्योरी, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पे आ रहे हैं कि सेट क्या होता है। तो जब भी कोई ब्रांच स्टार्ट होता है मैथ में, तो उस ब्रांच के जो शुरू के कंसेप्ट होते हैं उसको अनडिफाइंड माना जाता है। अनडिफाइंड इसलिए माना जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करने जा रहे हैं, जब हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं, माने डिफिनीशन का प्रोसेस है कि जब आप किसी मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन करते हैं तो उसमें जो टर्म्स आते हैं मैथमेटिकल टर्म्स, वो प्री डिफाइंड होने चाहिए। अब चूंकि वो पहला टर्म है, शुरू का टर्म है, तो उसमें जो टर्म आएंगे वो प्री डिफाइंड कैसे हो सकते हैं? हमने तो वहाँ से शुरुआत ही की है।
अगर आप मान लीजिए कोई आदमी आज से कोई काम शुरू करता है, कोई बिजनेस, और उसको कहेगा अपना पुराना क्लाइंट से मिलाओ, तो कैसे वो मिला सकता है? वो तो अभी काम शुरू ही किया है। तो काम शुरू किया है तो वो अपना प्रीवियस क्लाइंट से तो नहीं मिला सकता है। हाँ, उसके बाद जो क्लाइंट होगा उससे मिला देगा, धीरे धीरे उसको क्लाइंट मिलेगा, वो मिला देगा। लेकिन अगर आज हम काम शुरू किए हैं और आज हमसे कहा जाए कि अपना पुराना वाला जो कस्टमर है, या हम कोचिंग शुरू किए और अगर हमसे कहा जाएगा कि पुराना स्टूडेंट मिलाओ, नहीं मिला सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से कर रहे हैं तब मिला पाएंगे पुराना स्टूडेंट। तो वही सेट थ्योरी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो अब इसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे अब उसको डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत हुई है। तो इसीलिए मैथमेटिशियन इस प्रॉब्लम पे को कंसीडर करते हुए इस बात पे एग्री हो गए कि चलिए शुरू का जो टर्म है उसको प्रिमिटिव टर्म या अनडिफाइंड कहा जाएगा। जैसे क्लास 9 का एनसीईआरटी अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको मिलेगा कि पॉइंट, लाइन, प्लेन ये सब अनडिफाइंड है। क्यों? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री की शुरुआत हुई और शुरुआत होने में जो भी टर्म शुरू का मिलेगा उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पॉइंट, लाइन, प्लेन को अनडिफाइंड माना गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर सेट है, सेट के बारे में जो कहा जाता है वो उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, वो उसका डिफिनीसन नहीं हुआ। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ में सोचते हैं कि ये इस तरह से होगा। साइंस में हम लोग दो तरह से करते हैं, एक सोच के आधार पर और एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर। और मैथ में दो बेस होता है, एक सोच के आधार पर और एक प्रूफ के आधार पर। मतलब उसका पूरा पूरा प्रूफ लिखेंगे और दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ होता है। और एक हुआ कि चलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि जब भी आप सेट थ्योरी में सेट का डिफिनीसन होता है तो बहुत से वर्ड बुक में एक वर्ड आता है इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली लिखने के बाद सेट के बारे में लिखा जाता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इंट्यूटिवली वर्ड का मीनिंग होता है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सेट कलेक्शन है। सेट के बारे में जो कहा गया सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफिनीसन होने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जैसे लिखते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट के बारे में लिखा जाता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर देखिए कि आपका क्या क्या टर्म आया, कलेक्शन। अब क्वेश्चन उठेगा कलेक्शन क्या है? तो आपका वोकेबलरी ज़्यादा अच्छा है तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट क्या होता है? क्योंकि अभी तुरंत कहा गया कि आप जो भी टर्म बताइएगा उसका डिफिनीसन पूछना शुरू कर देगा आदमी कि ये क्या होता है, क्योंकि डिफिनीसन देने का प्रोसेस यही है। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग जाते हैं तो न देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है। बिना किसी चीज़ को किए हुए प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा? अगर साइकिल चलाए हैं, बाइक चलाए ही नहीं है, तो बाइक चलाने में क्या प्रॉब्लम होता है महसूस नहीं कर सकते हैं। वो जब हम लोग बाइक चलाना शुरू करेंगे तब महसूस होगा। इनिशियल फेज में महसूस होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद तो फिर जब चलाना आ जाता है, कुछ दिन प्रैक्टिस हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन इनिशियल फेज में प्रॉब्लम महसूस होता है। तो अभी हम लोग सेट थ्योरी के इनिशियल फेज में हैं, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, क्यों अनडिफाइंड रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं डिफाइन करने का। जैसे प्रूफ करने का कि ये भी तरीका है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। जो चीज़ नहीं है उसको करके देखने का कोशिश करते हैं और तब हम लोग को कुछ कंट्राडिक्शन आ जाता है तो हम लोग कहते हैं ठीक है, जो हम लोग माने थे वो गलत है, तो इसलिए उसका उल्टा सही है। तो वही प्रोसेस लेके हम लोग चलते हैं कि सेट को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। तो सेट कलेक्शन सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन आएगा कि कलेक्शन क्या है, तो कोई कह सकता है कि कलेक्शन एग्रीगेट है। फिर क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट क्या है, तो क्लास है। अब क्लास क्या है, तो फिर क्लास कलेक्शन है। तो हम लोग इस सर्कल में घूमते रह जाएंगे कि क्लास कलेक्शन है, फिर कलेक्शन एग्रीगेट है, एग्रीगेट क्लास है, क्लास कलेक्शन है। तो इसी सर्कल में हम लोग विशियस सर्कल है, इसी विशियस सर्कल में घूमते रह जाएंगे।
तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस इस बात पे एग्री हुए कि सेट जो है वो अनडिफाइंड टर्म है। सेट का एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता है। उसके बारे में समझने के लिए उसके कुछ तो बताना पड़ेगा कि सेट क्या है, लेकिन एक एग्जैक्ट प्रिसाइज डिफिनीशन जो कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिफिनीशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये फिट नहीं हो पाता है। अब जो सेट थ्योरी है इसके फादर जॉर्ज केंटर हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और टर्म आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब होता है कि जब हम उसको डिफाइन मतलब कि हमारे पास ऐसा रूल है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में, उस सेट में आएगा या नहीं ये हम लोगों को पता चल जाए। अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट जो है वो उस कलेक्शन में आएगा या नहीं, तो उस हालत में उस ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो और ऑब्जेक्ट मैथ में जितने भी टर्म्स हैं, जैसे अभी मान लीजिए नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर पढ़ चुके हैं, तो ये सब जितने भी कंसेप्ट आते हैं, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया जो आप 12 में पढ़िएगा, तो ये सब जितने भी चीज़ हैं सबको मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट माना जाता है। कुछ फॉयनाइटर के बुक्स की जब आप स्टडी कीजिएगा तो शुरू में हमको प्रॉब्लम होता था, लिख देता था न्यू मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। तो फिर ये न्यू मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट वही जो टर्म है, जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता था। अभी भी मतलब कहा जाता है, शुरू में प्रॉब्लम होता था इसीलिए कहें। तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट नाम से करके उस कंसेप्ट को पढ़ा दिया जाता था कुछ फॉयनाइटर के बुक्स में। तो यही है कि सेट जो है कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे पास रूल है, जिस रूल के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिस किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कह दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं। अगर रूल नहीं है, अगर उसमें कंट्रोवर्सी है कि कोई कहेगा कि होगा, कोई कहेगा कि नहीं होगा, तो उस हालत में, उस कंडीशन में उस कलेक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन नहीं होगा। अगर कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई कहेगा कि होगा, कोई कहेगा कि नहीं होगा, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर आपका है यहाँ पर जैसे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये इस तरह से सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कभी भी सेट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और सेट के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब सेट के जो मेंबर हैं, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब सेट के एलिमेंट हो गए। सेट को हमें, इसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एलिमेंट कहने का मतलब जो मेंबर है। जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। तो नेचुरल नंबर जो है वो उसमें क्या आता है, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आता है। इसी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अब ये वहाँ पर कलेक्शन करके क्लास 9 में पढ़ाया गया क्योंकि सेट का कंसेप्ट वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब सेट का इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वही जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था उसी कलेक्शन को सेट कहेंगे। और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल N हो गया और इसमें ये सब मेंबर हो गया। अब इसका मेंबर 1 है, तो हम कहना चाहते हैं कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 बिलोंग्स टू n, मतलब 1 नेचुरल नंबर है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। 2 नेचुरल नंबर है, तो ऐसे अगर सेट थ्योरी के नोटेशन को यूज नहीं करेंगे तो लिखना पड़ेगा 2 इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ हम सेट थ्योरी के नोटेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू n। अब उतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 2 नेचुरल नंबर है, 2 इज ए नेचुरल नंबर, 3 इज ए नेचुरल नंबर, सिर्फ 3 बिलोंग्स टू n लिख देंगे तो इससे क्लियर हो जाता है कि 3 नेचुरल नंबर है। अब यहीं पे 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसी को रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह करेंगे, 0
और ये बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको इस तरह से काट देते हैं। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बचपन में जो ऑर्डिनरी काउंटिंग का नंबर हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है वही नेचुरल नंबर होता है। तो काउंटिंग हम लोग सीखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, 0 से स्टार्ट हमारा काउंटिंग नहीं होता है। बचपन में हम लोग को 1 2 3 4 सिखाया जाता है। तो यही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है तो लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो एलिमेंट को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पर भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। वर्कआउट में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है एग्जाम्पल्स में, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही हम लोग करेंगे जो कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। मतलब उद्देश्य जो इस वीडियो का है उसमें पहले ही दिया हुआ है कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके इस कंसेप्ट पे बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट में सेट को कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरह है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक आपका है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो होता है ये वो होता है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट को लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एक एक एलिमेंट को लिखे। तो ये जो एक एक एलिमेंट को मेंशन किया जाता है तो इसी मेथड को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसमें जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग देख के समझने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है इसमें। जो प्रॉपर्टी है, जैसे आप किसी आदमी से मिलते हैं, जब उसके साथ कुछ समय रहते हैं तो आपको उसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण समझ में आता है कि इसमें क्या गुण है। किसी में समझ में आता है ये बहुत सच बोलता है, किसी में समझ में आता है ये बहुत झूठ बोलता है, किसी में समझ में आता है कि ये जो बात बोलता है ये कर देगा, किसी में समझ में आता है कि ये बोलता कुछ है करता वो नहीं है। तो ये उसका गुण है उस आदमी का। तो ये कब हम लोगों को महसूस होता है? जब उसके साथ वक्त बिताएंगे। बिना वक्त बिताए तो समझ में आएगा नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर जो सेट दिया रहता है रोस्टर, इसमें रोस्टर फॉर्म में, तो उसको हम लोग देख के उसके एलिमेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टी है। क्या जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जब समझ में आता है तो उसी को हम लोग मेंशन कर देते हैं, वही आपका हो जाता है रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए यही अगर यहाँ पे हम लोगों को कोई एक सेट दे दिया जाए ए, जिसमें एलिमेंट हो 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सब नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है और सारा का सारा जो है सारा एलिमेंट्स 5 से छोटा है, स्मॉल है। तो इसी को अगर हम लोग रोज टेबुलर फॉर्म से लेके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे x, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग द सेट ऑफ ऑल के लिए पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच डैट के लिए या तो कॉलन देते हैं या फिर इसी की जगह पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। दोनों सिंबल यूज में है, आपको जो पसंद हो दे सकते हैं। तो ये सच डैट x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू n हो गया। और क्या है? एंड x लेस देन 5 से छोटा है। तो ये जो प्रॉपर्टी था ये प्रॉपर्टी मेंशन कर दिए। तो यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो आपका है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद कुछ सेट्स हैं जिसको नोटेशन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है वीडियो का, जो उद्देश्य था। अब मात्र क्वेश्चन बचा हुआ है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। उससे जो हम लोग पढ़े थ्योरी वो क्लियर होगा।
थ्योरी जब उसका प्रैक्टिस किया जाता है तो क्लियर होता है, बिना थ्योरी प्रैक्टिस के क्लियर नहीं होता है। सिर्फ कुछ कह दिया जाता है तो वो काम नहीं हो पाता है। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1, अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर्स। आंसर जो आंसर है उसको जस्टिफाई करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, वो होने का जो लॉजिक है वो लॉजिक से समझाना पड़ेगा कि ये सेट है या नहीं है। अब इसमें एक नंबर है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द months of a year beginning with letter J। अब इसमें देखिए साल के 12 मंथ जो हैं वो हम लोग तो जानते हैं, बचपन से पढ़ चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से 12 मंथ के नाम हम लोगों को पता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो कौन कौन से मंथ होते हैं ये पता है। अब उसमें देखना है कि कौन सा है मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम, तो यहाँ पे कलेक्शन में आएगा या नहीं, यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे जनवरी, जनवरी क्या हुआ, जे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि कलेक्शन में जो होगा वो हम लोगों का आ गया जनवरी। फरवरी, फरवरी क्या है, एफ से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब वो इस कलेक्शन में नहीं आएगा। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बताए थे तो उसमें यही बताए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आएगा या नहीं, हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फरवरी एफ से स्टार्ट होता है और यहाँ जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम आएगा, तो इसलिए फरवरी नहीं आएगा। मार्च नहीं आएगा, एम से स्टार्ट होता है। अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, नहीं आएगा। मई एम से स्टार्ट होता है, नहीं आएगा। जून जे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जून इसमें आएगा। फिर जुलाई आएगा, फिर उसके बाद जितने भी हैं आप चेक कर लीजिए, कोई नहीं आएगा। जुलाई के बाद अगस्त ए से है, सितंबर एस से है, अक्टूबर ओ से है, नवंबर एन से है और दिसंबर डी से है। तो इसका मतलब यही 3 मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं आती है कि कौन सा जो है वो इसमें आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है, तो चूंकि क्लियर है कंसेप्ट तो इसीलिए ये कलेक्शन जो है सेट होगा। Since it is clear that which months belongs to this collection, thus this collection is a set। अब सेकेंड है, इसको हम लोग देखेंगे